हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं, फ्रेंड्स हैं या फ्योस यानी कि बुरे हैं। तो इसके अंदर अपन एनसीईआरटी की जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो स्टेट बोर्ड के लिए हो चाहे सीबीएसई के लिए, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किन्हें हैं, जिन्हें अपन अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। नेक्ड आइज से मतलब डायरेक्टली अपन उससे नहीं देख सकते। लाइक मेरी पाम पे भी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन मैं डायरेक्टली उसे अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकता। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस कांट सीन बाई नेक्ड आइज। अपन अपनी नेक्ड आइज से उन्हें नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक वो एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डेजर्ट, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अपन देखते हैं जैसे फंगस ग्रोन ऑन मॉस्ट ब्रेड, यानी कि कोई ब्रेड हो या फिर कोई रोटी वगैरह हो, उसके अंदर जब 2-3 दिन तक अपन उसे एक्सपोज छोड़ देते हैं, लाइक खुले में छोड़ दें या फिर वो रखी रहे, तो उसके ऊपर फंगनल इन्फेक्शन या फंगस ग्रो हो जाती है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर, ये सॉइल और वाटर में भी प्रेजेंट होंगे। सम ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन मैग्नीफाइंग ग्लास बट मस्ट नीड अ माइक्रोस्कोप। हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन किसकी किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फोटो दे रखे हैं। ये अमीबा, ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, रॉड शेप, पैरामीशियम, वायरस। नेक्स्ट अपन देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे फाउंड, या ये कहाँ से हैं। तो मोस्टली मिलेंगे कहाँ, जहाँ मॉइस्चर हो या फिर वाटर हो, वहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है। पॉन्ड वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है। सॉइल कंटेन्स एंड वाटर कंटेन्स मैनी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म मे बी मूव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ये मूव कर सकते हैं, ग्रो यानी ग्रोथ कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई यानी कि अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं। 10 से 20, 20 से 100, 100 से 1000, इस तरीके से अपने काउंट को भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली 5 टाइप के दे रखे हैं क्लास 8th के अंदर। पहला है बैक्टीरिया, सेकंड फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। इनमें से ये जो 4 जो हैं, यानी कि बैक्टीरिया से लेके प्रोटोजोआ तक, ये बेसिकली लिविंग की तौर पे कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन अपन वायरस को लिविंग के तौर पे कंसीडर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, अपन आगे जब वायरस वाला टॉपिक रीड आउट करेंगे जब देखेंगे उसके अंदर। और इसकी कोई सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होती, यानी कि इनमें तो कुछ ना कुछ बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स होंगी, यानी कि इनके ये जो बने हुए हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, लेकिन सेल जरूर होगी, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर सेल जैसी नहीं होती। वो कैसी होती है वो अपन जब वायरस वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सिंपल सेल स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सेल स्ट्रक्चर मिलेगी। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, और उनकी बॉडी अगर एक ही सेल से मिलकर बनी है तो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई तो उन्हें बोलते हैं मल्टीसेलुलर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। अब बैक्टीरिया अलग अलग शेप के भी होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, कोकस लगता है, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा विब्रियो कोकस, तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। रॉड शेप हो सकते हैं, जैसे अपन देखते हैं बैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके पीछे क्या लगा है, बैसिलस, रॉड शेप। स्पाइरल होते हैं लाइक इस तरीके से, स्पाइरुलिना। कॉमा शेप होते हैं जिनके पीछे लगता है विब्रियो। अब ये कहीं भी मिल सकते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप सी वेंट्स, कहीं पर भी मिल सकते हैं बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरियाज 2 टाइप के, एक अच्छे भी होते हैं, एक बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब हेल्पफुल बैक्टीरियाज कौन कौन है, जैसे लैक्टोबैसिलस जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो कर्ड फॉर्मेशन या कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम, राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में, जो पल्सेस, यानी कि जिन प्लांट से अपन को क्या मिलती है, दालें मिलती हैं, उन्हें लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं अपन। तो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर उनकी रूट्स में कौन प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेला क्या होता है, टाइफाइड होता है। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या होगा, टाइफाइड होता है। और अपन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके लिए है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सेकंड जो अपना माइक्रोब्स है वो है फंगाई। फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, यानी कि कुछ
फंगाई ऐसे होंगे जिनकी बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, कुछ फंगाई ऐसे होंगे जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। मल्टीसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल है मशरूम और यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल है यीस्ट। ये दोनों आगे जाके रीड आउट करेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। ये कहाँ मिल सकते हैं? वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में मिलेंगे, यानी कि गर्म, हल्का सा गर्म हो और नमी भरा एनवायरनमेंट हो, उसमें मिलेंगे। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और पैरासाइट, ये याद रखना है, डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर पैरासाइट, ये दोनों का मतलब समझते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के मर जाने के बाद, डेड होने जाने के बाद जो डिकम्पोज होकर जो बनता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। और अगर अपन कहें पैरासाइट की, तो पैरासाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा और साइट। पैरा मतलब किसी और दूसरे का, साइट मतलब बॉडी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासाइट। जैसे अपने सर पे होता है लीज, जूं होता है, वो मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो एक पैरासाइट होता है। तो फंगाई जो होते हैं वो दो तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, या तो ऑर्गेनिक चीज़ों को डिकम्पोज करके लेंगे या फिर किसी और की बॉडी से लेंगे, इसलिए इन्हें पैरासाइटिक बोलते हैं। अब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? जैसे यीस्ट। ईस्ट किस काम आता है? यूज्ड फॉर बेकिंग और एल्कोहल प्रोडक्शन, यानी कि एल्कोहल बनाने में, और ब्रेड्स और ढोकला, ये सारी चीजें बनाने में, केक, ये सारी चीजें बनाने में अपन ईस्ट का यूज करते हैं। और एल्कोहल बनाने में भी किसका यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है। ये इनको क्या करता है? बेकिंग प्रोडक्ट्स को क्या बना देता है? फ्लफी, स्पंजी बना देगा। क्यों? क्योंकि जब ये किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन करते हैं ईस्ट, तो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2, जब CO2 किसी भी खाने के अंदर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या जाता है? स्पंजी या फ्लफी हो जाता है। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आगे जाके अपन देखेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस। हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे एस्पार्जिलस कॉज एलर्जीज, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक सोर्स। बात करें एल्गी की, थर्ड टाइप का माइक्रोब्स है। एल्गी क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, याद रखना है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सनलाइट, CO2 और वाटर तीनों को मिला के फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो माइक्रोब्स में यही इकलौते हैं, मतलब 8th क्लास के अंदर, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो इनका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फाउंड इन वाटर बॉडीज, मॉइस्ट सॉइल और इवन रॉक्स। इस तरीके से आपने कहीं कहीं पे हरी हरी स्लिपरी जगह देखी होंगी, चाहे पत्थरों पे हो, चाहे कहीं पानी भरा हुआ हो वहां हो, तो वो क्या होते हैं? एल्गीस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और क्लोरेला। क्लोरेला किस में यूज होता है? यूज एड फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पे से यूज किया जाता है। फोर्थ टाइप का जो अपना माइक्रोब्स है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट लिव वाटर एज, पानी के अंदर रहते हैं और पैरासिटिक होते हैं। अब यहां पर होस्ट का मतलब क्या है? दो वर्ड्स होते हैं, होस्ट और गेस्ट। होस्ट लाइक अपन किसी के घर पे जा रहे हैं तो अपन कौन है? गेस्ट। और जिसके घर पर जा रहे हैं वो कौन है? होस्ट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पर रह रहा है या बॉडी में रह रहा है वो है तो पैरासाइट, लेकिन जिसकी बॉडी पर रह रहा है या में रह रहा है वो है होस्ट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? गेस्ट। तो ये क्या होते हैं? ये भी पैरासिटिक है। मूविंग यूजिंग स्ट्रक्चर, स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर याद रखना है ये किसके थ्रू मूव करता है? स्यूडोपोडिया के अंदर। यूग्लिना किसके थ्रू मूव करता है? फ्लैजिला के। और पैरामीशियम किसके थ्रू मूव करता है? सीलियास के। अब अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चर फिक्स तो है नहीं, तो उसमें मूव करने के लिए उसके हैंड शेप स्ट्रक्चर्स बन जाती है, परमानेंट नहीं है। जब ही मूव करेगा जब ही बनेगी, इसीलिए इसमें क्या लगा है? स्यूडो। स्यूडो टर्म किसके लिए है? यानी कि परमानेंट नहीं है, जब मूव करेगा जब ही बनेंगे। पोडियस। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो मूव करेगा, उसी की हेल्प से मूव करेगा। पैरामीशियम क्या? पैरामीशियम के अंदर क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, यही मूव करती हैं और उसी की हेल्प से पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है। बेनिफिशियल की बात करें, बेनिफिशियल प्रोटोजोआ कौन है? तो प्रोटोजोआ इन गट ऑफ टर्माइट एसिड, मतलब अपने गट में काफी सारे टाइप के प्रोटोजोआस प्रेजेंट होते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआस की बात करें तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया। तो पूछा जाता है कि मलेरिया डिसीज जो होती है वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है? तो वो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
अमीबिक डेंसिटी। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसके थ्रू होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है? अमीबिक डेंसिटी होती है। अब वायरस की बात करें तो वायरस में अपन को याद ये रखना है कि वायरस ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ही नॉन लिविंग है। वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है। कहने का मतलब क्या है कि वायरस जब किसी भी लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर होगा या बॉडी में होगा, ऊपर हो अंदर हो, तो वो क्या करेगा? वो एज अ लिविंग परफॉर्म करेगा, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह परफॉर्म करेगा। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो नॉन लिविंग, बट रेप्लीकेट विद इन लिविंग। जब किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो खुद को रेप्लीकेट करेगा, खुद के काउंट को बढ़ाएगा। कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, सेकंड टू थर्ड। यानी कि जो हमारे पेरेंट से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आई है उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब वो दो तरीके का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। और इसके अलावा क्या होता है? इनके ऊपर प्रोटीन का कवर होता है। तो अंदर है जेनेटिक मटेरियल, ये जो है जेनेटिक मटेरियल, और ऊपर कोटिंग किसकी होती है? प्रोटीन की। तो इनकी बेसिक सेल मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सेल्स तो होती नहीं है। डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। अब डिसीज की बात करें तो फर्स्ट डिसीज दे रखी एचआईवी। एचआईवी वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे होने वाली बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर मैं इसे बताऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो अपने अंदर दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है? जो अपन को बैड माइक्रोब्स या डिसीज से बचाती है, वो होती है इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो बाई बर्थ आती है, यानी कि जो हमारी मदर से, पेरेंट्स से हमारे अंदर आई है, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। एक वो है जो अपन सीखते हैं, लाइक किसी में वैक्सीन लगाई जाती है, कोई दवाइयां दी जाती हैं, तो वो क्या है? वो अपन ने बाई बर्थ के बाद सीखा है। तो बर्थ के बाद जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एचआईवी वायरस जो होता है, जो अपन बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं उसको खत्म कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन्फ्लुएंजा वायरस किसके लिए होता है? फ्लू के लिए। टोबैको मोजैक वायरस टोबैको के और कोरोना वायरस अभी आया था कोविड-19 के लिए। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। अब दे कैन रिप्रोड्यूस एज अ होस्ट, किस किस का यूज कर सकते हैं? प्लांट्स की बॉडी में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी में, और बैक्टीरियाज की बॉडी में। अब अपन बात करें कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल होते हैं, तो वो माइक्रोब्स देखते हैं कि किस किस तरीके से यूजफुल होते हैं। तो फर्स्ट अपन अपना दे रखा है मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि अपन जो दही बनाते हैं, कर्ड जो बनाते हैं उसमें। अब उसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो कर्ड का फॉर्मेशन करवाता है। मिल्क के अंदर ग्रो होगा, मिल्क को कन्वर्ट किस में कर देगा? कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। और इस टाइम पे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा वार्म होना चाहिए मिल्क, यानी कि लाइक 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, थोड़ा सा वार्म, या 40 तक थोड़ा सा वार्म होगा। स्लाइटली अगर गर्म होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्टली ग्रोथ करते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड बैक्टीरिया फास्टर फॉर्मेशन ऑफ, मतलब बहुत जल्दी से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड अपन देखेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड केक्स। प्रोसेस क्या है? फर्मेंटेशन। याद रखना है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है वो है यीस्ट। यीस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू बेकिंग क्या क्या? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें। अब फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी कि किसी भी तरीके के फूड को एल्कोहल में, यानी कि शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर लाइक ग्लूकोज वगैरह, उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर? एल्कोहल के अंदर। तो प्रोसेस क्या है? वो फर्मेंटेशन। डिस्कवर किसने की थी? लुईस पाश्चर ने 1857 के अंदर। CO2 गैस की वजह से डो क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज का डो जो हो, लाइक ब्रेड बनाने के लिए जो आटा अपन ने तैयार किया वो जो डो है, या फिर इडली बनाने के लिए जो उसका डो तैयार किया, या मिक्सचर जो तैयार किया, उसके अंदर अगर अपन डाल देंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा? स्पंजी या फ्लफी हो जाएगा। तो इसका यूज कहाँ किया है? तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और पेस्ट्रीज बनाने में। कॉमन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका कॉमनली कहाँ यूज होता है? एल्कोहल, वाइन, लार्ज स्केल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, और विनेगर, एसिटिक एसिड। सब्सटेंसेस क्या क्या चाहिए? बार्ले, व्हीट,
राइस और फ्रूट जूस। आप एल्कोहल किसी से भी बना सकते हो, किसी भी अलग अलग तरीके के एल्कोहल से, अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग तरीके के फूड सप्लीमेंट से अलग अलग तरीके का एल्कोहल बनता है। अब अपन बात करें मेडिसिन्स की या फिर एंटीबायोटिक्स बनाने की, तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है एक्स और एक ऑर्गेनिज्म है वाई। अब ये एक्स ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कोई केमिकल सिक्रीट करेगा लाइक ए, ये एक्स केमिकल वाई ऑर्गेनिज्म जो कि बैड माइक्रोब है उसको मारने के लिए इस्तेमाल होगा, मारने के लिए, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, या तो उसे किल करेगा या फिर उसकी ग्रोथ को कम करेगा। तो ये जो केमिकल है इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में यही लिखा हुआ है, मेडिसिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब एग्जांपल देखें, जैसे पेनिसिलिन फंगस से डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 के अंदर। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, रिथ्रोमाइसिन, यूज क्या क्या है, ट्रीट ह्यूमन डिसीजेस मिक्स्ड इन एनिमल फीड, कंट्रोल प्लांट डिसीज। अब प्रिकॉशंस क्या है, यानी कि एंटीबायोटिक के दबा के लेते रहे, अपनी मन से ले लें, तो एंटीबायोटिक कभी भी अपने मन से नहीं लेनी चाहिए, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर के बोलने पर ही लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि आप दवाई तो खाएंगे, आगे अगर आपको जरूरत पड़ी किसी भी दवाई, आपने एंटीबायोटिक ली तो वो आपकी बॉडी पर काम करेगी नहीं। किल हेल्पफुल बैक्टीरिया, यानी कि अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी अपन एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं, तो अब कोई मारने के लिए तो है नहीं, तो हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी मारना स्टार्ट कर देगी। तो एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, और ये भी याद रखना एंटीबायोटिक वायरसेस पर काम नहीं करती, यानी कि वायरल डिसीज जो होगी जो अपन देखेंगे तो उसके अंदर अपन एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, या फिर लेने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। वैक्सीन बनाना, अब वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन कैसे बनता है, वैक्सीन मेड बाय डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है, वैक्सीन अपन उन डिसीज की बनाते हैं जिनसे फाइट करना अपना बॉडी नहीं जानती, या फिर अपनी बॉडी उनसे लड़ नहीं सकती। तो अपन क्या करेंगे, जिस भी माइक्रोब से अपन को, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस की वैक्सीन बनानी है, उसको क्या करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में लाएंगे, या तो उसके हाथ पर तोड़ दिए बिल्कुल ऐसी फॉर्म में ले आए कि वो काम कर ही ना सके, या फिर क्या करेंगे, उसे डेड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब इससे होगा क्या, अपनी बॉडी उससे फाइट करना सीखेगी, जब वो इनएक्टिव फॉर्म में उसका जितना भी डाटा है वो सारा स्टोर कर लेगी, और जब वो एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी पहले से ही जानती है कि उससे लड़ना कैसे है। तो वैक्सीन का काम ये होता है। तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है, या तो डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होंगे, हेल्प बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और ये अपनी बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वैक्सीन वर्क बॉडी रिमेन्स हाउ टू फाइट डिसीज, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। किस किस की वैक्सीन है, पोलियो की है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स। डिस्कवर किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट अपन बात करें इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि होता क्या है कि जब भी आपने देखा हो कभी जंगल वंगल जाओ तो वहां पर गंदगी नहीं मिलती, गंदगी वहीं मिलेगी जहां इंसान पहुंच चुका है, बाकी जगह गंदगी नहीं है, नेचर में गंदगी इंसान ही है। तो बात करें कि कभी भी जंगल गंदे नहीं मिलते, किसी भी तरीके की वहाँ पर वेस्टेज होगा तो वहाँ इंसान पहुँच चुका है। तो वेस्ट तो ऐसा नहीं है कि जानवर प्रोड्यूस नहीं करते, या फिर जानवर कभी ना कभी तो मरते होंगे, या प्लांट्स कभी ना कभी तो मरते होंगे, तो वो कहाँ जाते हैं, तो एक्चुअल में जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और फिर से सेटल किस में कर देते हैं, डिकम्पोज करके उन्हें मिट्टी में ही सेटल कर देते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा हो कहीं पे कोई जानवर मर जाता है या फिर प्लांट्स डेड फॉर्म में पड़े होते हैं, उनकी पत्तियां पड़ी होती हैं, तो वो कुछ दिनों में गायब हो जाती है। तो वो गायब हुई कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उन्हें डिकम्पोज करके फिर से सॉइल के अंदर ही सेटल कर दिया, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है वो अभी अपन आगे टॉपिक बहुत बड़ा डिटेल में दे रखा है, उसके अंदर देखेंगे। सम बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एयर। अगर इजी फॉर्म में बताऊं तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। अब अपने एनवायरनमेंट में भर भर के नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकते। तो वो क्या करें, तो वो क्या करते हैं कि उसको एयर से कहाँ लेके आएंगे, सॉइल में लेके आएंगे, प्लांट की यूजेबल फॉर्म में लेके आएंगे, और उससे प्लांट्स उसे यूज कर लेंगे। तो उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
एग्जाम्पल कौन है? राइजोबियम, लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनसे अपन को दालें मिलती हैं, यानी कि पल्सेस मिलती हैं। और ये तो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। फ्रीली जो मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या जैसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद की खुद कर देते हैं। नेक्स्ट अपन देखें क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने अभी बताया कि किसी भी तरीके का वेस्ट अपन को जंगल में नहीं मिलता, या फिर जहाँ पर प्लांट्स मेजोरिटी में हो तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो प्लांट वेस्ट को सेटल कर देते हैं, एनिमल वेस्ट को सेटल कर देते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसे भी सेटल कर देते हैं। कन्वर्ट किस में कर देते हैं? मैन्योर में। नेचुरल फर्टिलाइजर या नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या है? मैन्योर। हेल्प रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ये डिकम्पोज नहीं करते। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब प्लास्टिक, ग्लास, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते ये। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खराब भी है, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, तो उनको अपन देखते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो कहीं कहीं पे सुना होगा कि पैथोजेंस, पैथोजेनिक है ये चीज। तो पैथोजेंस का मतलब ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको डिसीज कॉज करे, उन्हें क्या कहते हैं? पैथोजेंस। डिसीज इन एनिमल्स, कौन कौन सी डिसीज एनिमल्स के अंदर कर सकते हैं? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के थ्रू, फुट एंड माउथ डिसीज वायरस के थ्रू। ह्यूमन डिसीजेस की बात करें तो ह्यूमन डिसीजेस दो टाइप की होती हैं, एक नॉन ट्रांसमिटेबल डिसीज होती है, एक ट्रांसमिटेबल डिसीज होती है। यानी कि एक तो होती है लाइक जो ट्रांसमिट हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लाइक वो एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानवर से दूसरे जानवर या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाएगी। एक होती है जो फैलेगी नहीं, लाइक किसी को जुकाम हो रहा है तो जुकाम वाले के आसपास आप रहोगे तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो रहा है, लाइक किसी को लिवर कैंसर है, और अगर आप उसके साथ रहो या फिर मतलब कैसे भी, वो आपके अंदर नहीं आएगा, वो स्प्रेड अप नहीं होगा, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा। तो कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं फैलती हैं। तो ये ट्रांसमिट जो होती है बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं, किसके थ्रू, कैसे कैसे फैलती हैं? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, और इंसेक्ट्स के थ्रू। अब किसी आदमी को जुकाम हो रहा, उसने छींका, उसके मुंह से सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकले, अब सामने जो पर्सन है उसने वो इनहेल कर लिए, तो उसकी बॉडी में चला गया। लाइक किसी ने ग्लास से पानी पिया, अब वही ग्लास से आपने पानी पी ली, अब उसको सपोज कम्युनिकेबल डिसीज थी कोई, तो आपको हो जाएगी। किसी का आपने यूज्ड फूड खा लिया, कोई खाना छोड़ा, अब उसको बीमारी थी, वो आपको भी हो जाएगी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप डायरेक्ट टच वच किया या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपको फैल जाएगी। और कोई इंसेक्ट, लाइक कोई खाना खा रहा था कम्युनिकेबल डिसीज वाला, अब वो खाना क्या था, कंटेमिनेटेड था, तो उसमें से उसके खाने पे से उठ के वो हमारे खाने में आ गया। या फिर क्या हो गया कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी वो जो इंसेक्ट जो होते हैं हमारे ब्लड को सक जब करते हैं, मच्छर जब ब्लड को सक करता है तो उसके थ्रू हमारे अंदर आ जाएगा, तो इंसेक्ट्स के थ्रू आ सकते हैं। अब कौन कौन से? हाउस फ्लाई अपने घरों में उड़ती रहती है, कॉलेरा फैलाती है, याद रखना है, हाउस फ्लाई। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है? मलेरिया फैलाती है। और एडीज जो होता है वो डेंगू, तो डेंगू के लिए एडीज है, एनोफिलीज किसके लिए? मलेरिया के लिए है, और हाउस फ्लाई किसके लिए? कॉलेरा के लिए। तो प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए? कम्युनिकेबल डिसीज बचे कैसे, कम्युनिकेबल डिसीज होने से बचे कैसे, जो बीमारियां फैलती हैं उनसे बचे कैसे? तो की फूड कवर्ड, खाने को ढक के रखना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर को, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो मर जाएंगे उसके अंदर। मेंटेन हाइजीन, यानी कि साफ सफाई मेंटेन करके रखें। वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, यानी कि जो भी बीमारी हो उससे रिलेटेड वैक्सीनेशन हमारा होना चाहिए। अवॉइड स्टैंक्ड वाटर, यानी कि रुके हुए पानी का यूज करना अपन को अवॉइड करना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, यानी कि या तो मच्छरों को भगाने वाला नेट या फिर अपन को रिपेलेंट, यानी कि कई तरीके की क्रीम वगैरह आती है तो वो लगानी चाहिए जिससे मॉस्किटो वगैरह हमसे दूर रहे। यहाँ पर सारी मैंने समराइज करके दो चार्ट बना दिए हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू फैलता कैसे है? एयरबॉर्न, और इसकी वैक्सीन है बीसीजी, और हाइजीन रखना चाहिए। कोलेरा किसके थ्रू फैलता है? विब्रियो कोलेरा के थ्रू फैलता है। कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो इनफेक्ट मतलब किसी कंटेमिनेटेड पर्सन ने जो वाटर पिया हो या फूड के थ्रू फैलेगा, तो सेफली वाटर यूज करना चाहिए और सैनिटाइजेशन करने। मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, मॉस्किटो बाइट यानी कि मच्छर के काटने से होगा, और मॉस्किटो नेट और इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। कोविड-19 कोरोना वायरस के थ्रू ड्रॉपलेट्स, यानी कि
माउथ से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, मास्क और वैक्सीनेशन। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर सिट्रस कैनकर, रस्ट ऑफ व्हीट, टोबैको मोजैक, ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनको आप एक ही जगह से याद कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको कोई डिसीज दे देंगे तो ट्रांसमिशन पूछ लेंगे, या फिर क्या करेंगे पैथोजन पूछ लेंगे कि किस पैथोजन के थ्रू हो रहा है, तो अपन को पता होनी चाहिए। डिसीज इन प्लांट्स के अंदर अगर डिसीज देखें तो स्प्रेड थ्रू वाटर, सीड्स और इंसेक्ट, यानी कि किस किस के थ्रू फैल सकती है, या तो पानी के थ्रू फैल सकती है, वो हवा के थ्रू फैल सकती है, सीड्स के थ्रू फैल सकती है, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू फैल सकती है। एग्जाम्पल बात करें, सिट्रस कैनकर बैक्टीरिया के थ्रू, रस्ट ऑफ व्हीट फंगाई के थ्रू, येलो वीन मोजैक इन भिंडी वायरस के थ्रू। ये सभी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये दे रखा है सिट्रस कैनकर का, ये दे रखा है व्हीट रस्ट का, और ये भिंडी वाला दे रखा है। अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जो इन्फेक्टेड था, यानी कि या तो स्पॉइल्ड फूड खा लिया, सड़ा गला खाना खा लिया, या फिर उस पर किसी भी तरीके का बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो खाना खा लिया, तो उसकी वजह से आपकी गट जो है या स्टमक जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्ड बाई ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस इन योर स्टमक। अब क्या क्या सिम्टम्स है, वॉमिटिंग होगी, सीरियस इलनेस आएगी, और ज्यादा सीवियर केस हो गया तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह आएगी, आपने किसी तरीके का कंटेमिनेटेड फूड को खा लिया। अब प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंट करना चाहिए कि स्पॉइलेज, यानी खाने खराब हो उसको नहीं खाना चाहिए। स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि खाने को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें कि भाई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना हो। जैसे मम्मी सुबह शाम दूध को गर्म करती हैं, सब्जियों को गर्म करती हैं, तो वो उससे क्या होता है, ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रुकती है। अब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, किस किस तरीके से खाने को बचा सकते हैं, तो पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या हो सकता है, साल्टिंग, ऑयलिंग, विनेगर, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइफॉस्फेट। जैसे खाने को अपन नमक के अंदर रख सकते हैं, शुगर सीरम के अंदर, शुगर सीरम लाइक जो चाशनी जो होती है उसके अंदर अपन अचार वगैरह को रखते हैं, ऑयल के अंदर अचार वगैरह को रखते हैं, तो ये लंबे टाइम तक चलते हैं, खराब नहीं होते। सेकंड जो है सॉल्टिंग कर सकते हैं, यानी कि मछलियों वगैरह को, आंवला को, मैंगो के इनमें रख दिया है तो मछलियां क्या होती हैं इसके अंदर ड्राई हो जाएंगी, और ड्राई फूड लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। नमक में किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ हो नहीं सकती, तो इस वजह से फूड लंबे टाइम तक चलता है। शुगरिंग कर सकते हैं, जैम, जेली रिड्यूस मॉइस्चर कर देगा। ठीक है, ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में। हीट कर सकते हैं, खाने को गर्म करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और ठंडा करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, तो खाना लंबे टाइम तक चल पाता है। पॉस्चराइजेशन क्या होता है, पॉस्चराइजेशन ज्यादातर पैक्ड मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पैक्ड मिल्क आता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर होगा क्या कि अपन मिल्क को सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और एक साथ इंस्टेंटली उसको ठंडा कर देंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन। तो कितने तक गर्म करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे 15 to 30 सेकंड के लिए, और सडनली कूल कर देंगे। किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए पैक्ड मिल्क लंबे टाइम तक चल पाता है। ठीक है, स्टोरेज एंड पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, एयर टाइट पैकेट में, यानी कि जिसमें एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे चिप्स के पैकेट में क्या भरी होती है, एक ऐसी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे चिप्स के अंदर किसी भी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन को इसके अंदर देखना है। तो क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल मैंने अभी बताया था कि एनवायरमेंट में, नेचर में जो नाइट्रोजन है 78% है, दबा के भरी हुई मेजोरिटी पार्ट में क्या है, नाइट्रोजन ही है, लेकिन फिर भी प्लांट्स उसे यूज नहीं कर पाते। लाइक हम जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मुंह उठा के डाल दिया जाए किसमें, पानी में, तो है तो पानी में भी ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से प्लांट जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, वो सॉइल में जो प्रेजेंट होगी एज अ फर्टिलाइजर उसकी को यूज कर सकते हैं। तो इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में लाना जिससे प्लांट यूज कर लें, और फिर से मिट्टी के बाद इसे फिर से एयर में ही पहुंचा देना, इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके स्टेप से एक एक स्टेप हम इसका देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, अमोनियो एसिड्स बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बनाने में भी हेल्प करता है, और विटामिन का भी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है।
तो इतनी सारी चीज़ों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के लिए नाइट्रोजन हमारी बॉडी में या फिर प्लांट्स की बॉडी में होना जरूरी है। कितना है नेचर में? 78% के आसपास नाइट्रोजन ही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी यूज्ड बाय डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स। वाई प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? क्योंकि ये बहुत स्टेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और केमिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्शन करता ही नहीं है, केमिकली काम आएगा ही नहीं। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनी कंपाउंड्स, या तो अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देयरफॉर नाइट्रोजन गैस मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में से एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को उठा के जमीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही अपन इसके अंदर एक एक स्टेप करके देखेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन स्टार्टिंग जहां से देखेंगे वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस पूरे डायग्राम को भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वो देखते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है कन्वर्टेड इनटू सोलेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी सोलेबल नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि जो घुल के मिट्टी के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, जिससे प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। तो इस फॉर्म में लेके आना है कि भाई नाइट्रोजन कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से उठा के जमीन में सॉल्युबल फॉर्म में लेके आना है, जिससे प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकें। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर अपन देखें तो वो तीन तरीके से हो सकता है। एक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे, बैक्टीरियाज वगैरह जो भी हैं। एक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइटनिंग के थ्रू, यानी कि बिजली जो कड़कती है उसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। और एक इंडस्ट्रियल, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे और अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देंगे। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के थ्रू, और लेग्यूम प्लांट्स के अंदर राइजोबियम के थ्रू। तो अपन एक एक करके इन सबको देखते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो फर्स्ट अपन देखते हैं राइजोबियम के थ्रू। तो राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होती है उनमें नोड्स बना के प्रेजेंट होता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया, और वहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेग्यूम प्लांट्स कौन होते हैं? जिनसे पल्सेस वगैरह मिलती है, दालें वगैरह जो मिलती हैं वो। तो पी, ग्राम, बीन, लिंटिन, पल्सेस जिससे भी मिलेंगे, दालें जितने भी टाइप की हैं वो सब लेग्यूम प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। और सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें दोनों का ही फायदा है। लाइक होता क्या है कि प्लांट नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके किसको दे देते हैं? प्लांट को दे देते हैं। और प्लांट क्या दे देता है? इसको फूड दे देता है। फूड और शेल्टर दोनों ही देता है, तो दोनों का फायदा है। अब दोनों का फायदा हो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लेग्यूम प्लांट और राइजोबियम के बीच में जो रिलेशन है वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट को क्या प्रोवाइड कर देता है? फूड। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है? बैक्टीरिया फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके किसको दे देता है? प्लांट को। इसीलिए विन विन कंडीशन है दोनों साइड से। प्रोसेस क्या होता है? राइजोबियम क्या करेगा? एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फ्रॉम एयर, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। अमोनिया नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं। दीज कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, और प्लांट्स की रूट्स के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नाइट्रोजन हेल्प्स टू प्लांट ग्रो प्रोटीन सिंथेसिस। अब ग्रोथ करने के लिए प्लांट को और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की मेनली जरूरत होती है, तो वो दोनों प्लांट के काम हो जाएंगे। दिस बैक्टीरिया रिलेशनशिप बेनिफिटेड बोथ प्लांट और बैक्टीरिया, यानी कि ये दोनों के लिए बेनिफिट वाली कंडीशन है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब अपन देखें ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ इस तरीके का, माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब यहां पर देखें ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबीना। पैडी फील्ड्स, वेट सॉइल और डायरेक्टली फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एनरिच फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। थर्ड अपन देखें लाइटनिंग के थ्रू। अब लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है? लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और NO2 यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये दोनों जो हैं क्लाउड्स में, क्योंकि पानी है तो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड HNO3 वगैरह बना
लेंगे। अब यही एसिडिक रेन के फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में आएगा और इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो लाइटनिंग के थ्रू कुछ इस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है लाइटनिंग के थ्रू। नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्राइड बना लेगी। दिस डिसॉल्व इन रेन वाटर और नाइट्रेट्स बनेंगे और कैरीज इनटू सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर आ जाएगा। अब इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? इंडस्ट्रीज में यूरिया, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। सीधी सी बात होती है कि N2 की रिएक्शन अपन करा देंगे किसके साथ? H2 के साथ, तो NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अमोनिया, यूरिया, डाई ये सब इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। ठीक है, अब अपन देखें नाइट्रोजन साइकिल, पूरा समझते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। तो नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से होता है वो एक एक स्टेप देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को किसने, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरियाज ने कन्वर्ट कर दिया और प्लांट को दे दिया। अब होता कैसे वो देखते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसे अमोनिया या अमोनियम में चेंज कर देंगे, NH3 या NH4 में चेंज करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन में चेंज कर दिया, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया या अमोनियम आयन को किसमें, नाइट्रेट्स में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। दोनों टर्म अलग हैं। अमोनिफिकेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर दिया? अमोनिया और अमोनियम में। अब अमोनिया और अमोनियम को नाइट्रेट्स में चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट्स प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डिकम्पोजर्स, एरोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया भी कर सकते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। और यहाँ पर ये जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट लास्ट में जाके डेड होगा, ठीक है। या फिर एनिमल से भी अपन को, एनिमल के डंग से यानी कि उनके वेस्ट से भी डिकम्पोज करके क्या बनता है, यानी कि काउ डंग वगैरह से भी मेन्योर बनाया जाता है, तो उनसे भी अमोनिया अमोनियम बन जाता है। तो माइक्रोब्स हो गए, ये काउ डंग वगैरह हो गए, इन सब से या एटमॉस्फेयर से मिलके अमोनिया अमोनियम बना। कुछ बैक्टीरियाज ने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन किया और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब नाइट्राइट्स बन गए, एसिमिलेशन यानी कि प्लांट इन्हें यूज कर लेगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो चीज अपन ने बनाई है उसका यूज कर लेना, प्लांट ने यूज कर लिया। अब प्लांट लास्ट में क्या हो गया, डेड हो गया यानी कि मर गया। और फिर क्या किया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसे फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। यानी कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई थी, बैक्टीरियाज ने अमोनिया और नाइट्रेट्स में चेंज किया, प्लांट ने यूज कर लिया। प्लांट के यूज करने के बाद प्लांट गया मर या एनिमल्स गए मर, उसके बाद दोबारा से फिर से कहां पर रिलीज कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ये पूरा क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। अब इससे दोनों साइड बैलेंस बना रहता है। अगर ऐसा हो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही कन्वर्ट करते रहे जमीन के अंदर, तो एक टाइम पे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी और जमीन में भर जाएगी बहुत सारी नाइट्रोजन, तो इसका वापस से फिर से एटमॉस्फेयर में जाना भी जरूरी है। तो इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो बोथ साइड बैलेंस बना के रखता है नाइट्रोजन का। अब एक एक करके देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के थ्रू, ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू और लाइटनिंग के थ्रू। किस किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स और अमोनिया के अंदर। अब क्या होगा, एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब करेगा प्लांट और इसका यूज करेगा। अब एसिमिलेशन करके क्या क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा और एंजाइम्स बनाएगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया एसिमिलेशन। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर टू एनिमल्स। अब एनिमल्स, प्लांट ने जो खाना बनाया या प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड किन के अंदर गया, अब एनिमल्स के अंदर गया। तो एनिमल्स खुद तो प्रोटीन बना नहीं सकते, तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे प्रोटीन वगैरह बनाए हो। तो प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड एंटर इन एनिमल्स बॉडी, नाइट्रोजन बिकम अ पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू का पार्ट बन गया नाइट्रोजन। डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, या अमोनिफिकेशन। जो भी प्लांट डेड हो गया या फिर एनिमल डेड हो गया, अब उनको डिकम्पोज किया जाएगा माइक्रोब्स के थ्रू। तो बैक्टीरिया एंड फंगाई डिकम्पोज देम, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड किसमें चेंज कर दिया जाएगा, अमोनिया के अंदर चेंज कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। देन नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट्स, इनमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, अब जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रेट नाइट्राइट जो पड़ा था, उसको फिर से एयर में पहुंचा दिया। तो सम बैक्टीरिया कन्वर्टेड नाइट्रेट्स बैक टू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन रिटर्न्स एटमॉस्फेयर, दिस मेंटेन्स 78% नाइट्रोजन लेवल इन एयर। इससे 70% जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका इक्विलिब्रियम बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर याद रखने हो तो स्यूडोमोनास,
वैसे है नहीं क्लास 8 के अंदर, लेकिन याद रखना हो तो स्यूडोमोनास एक डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू बैक नाइट्रोजन गैस एंड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या क्या है? मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर, सप्लाई नाइट्रोजन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट डेप्लीशन ऑफ, मतलब कम होने को, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से कम होने को भी बचाता है नाइट्रोजन साइकिल। इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट और सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी कि प्लांट्स की लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। समरी अगर देखें तो होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करके एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स फिर से मर जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? मिट्टी में आ जाएंगे, और मिट्टी से फिर से एयर में वापस कर दिया जाएगा। तो ये पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा पाथवे था। बैक्टीरिया प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि जो बायोटेक कंपोनेंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो बैक्टीरिया ही है। हेल्प टू मेंटेन द नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर, और इससे नाइट्रोजन का बैलेंस नेचर में बना रहता है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा चैप्टर देखा। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके अंदर सारी चीज मैंने कवर की थी, एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी दे रखें, चाहे वो सीबीएसई के लिए हो चाहे स्टेट बोर्ड के लिए हो, सारी चीजें कवर्ड है।